जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों के हमले में आम लोगों को निशाना बनाए जाने पर कुछ सियासी दलों का गुस्सा भड़क उठा। बीजेपी और शिवसेना ने राज्य के कुछ जिलों में इन हमलों के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसकी एक तस्वीर जम्मू से सामने आई। वहां बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा और पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग हाथों में पाकिस्तान के खिलाफ पोस्टर लिए नजर आए। इन पोस्टरों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे लिखे थे। जम्मू में ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी पाकिस्तान के झंडे में आग लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और उससे बदला लेने की मांग की। खात्माए पाकिस्तान एक ऑपरेशन चलाया जाए और पाकिस्तान के ऊपर जोरदार एयर स्ट्राइक की जाए। कमोबेश प्रदर्शन की कुछ ऐसी ही तस्वीरें पुंछ से भी सामने आई। वहां बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हत्या के विरोध में नारे लगाए। बंद करो। ये प्रदर्शनकारी अपने साथ एक पुतला लेकर आए थे, जिसमें आग लगाकर इन लोगों ने आम लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। तो वहीं जम्मू कश्मीर में बिहार के मजदूरों की हत्या के बाद राज्य में मातम पसर गया। बिहार के ऐसे मजदूरों की गिनती सैकड़ों में है जो परिवार पालने के लिए जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। इसलिए अब उन सभी के परिवार बुरी तरह डरे हुए हैं। शनिवार को हुए हमले में मारे गए श्रमिकों का शव पहुंचते ही घरों में मातम पसर गया। गम में डूबे परिवार को हिम्मत देने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। अरविंद साव के हत्या की खबर आई, उसके बाद लोगों का और जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनका तांता लगा हुआ है उनके घर पर आने के लिए। बिहार के बांका जिले का ये परगढ़ी इलाका है, जहां के एक ही गांव से करीब 200 लोग जम्मू कश्मीर में हैं। इसीलिए इन हमलों की खबर से गांव के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी मान लिया कि ये हमले बिहार के लोगों को निशाना बनाने के लिए ही हैं। ये तो है, वहाँ पर तो कोई गड़बड़ तो हो ही रहा है। कुछ लोग जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ कुछ हो रहा है। बिहार सरकार भी अब जम्मू कश्मीर की एजेंसियों के लगातार संपर्क में है और बिहार से जम्मू कश्मीर पहुंचे नागरिकों की सुरक्षा की मांग कर रही है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों को इन हमलों से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके मुताबिक ये हमले आतंकी नहीं बल्कि आतंकियों के लिए काम करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर कर रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर आमतौर पर किसी सरकारी दफ्तर, किसी निजी दफ्तर, किसी स्कूल या किसी कारखाने में अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और आतंकी संगठनों के लिए जासूसी का काम करते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि दूसरे राज्यों से जम्मू कश्मीर आए मजदूरों को निशाना बनाने के लिए ऐसे ही लोगों को हमले के निर्देश दिए गए। यही वजह है कि एजेंसियों के पास हमले में शामिल लोगों से जुड़ी कोई जानकारी तक नहीं है। ऐसे लोग हमला करने के बाद फिर से भीड़ में शामिल हो जाते हैं। अहम यह भी है कि पहले आतंकी अपने टारगेट की लिस्ट बनाकर हमले से पहले पूरी योजना बनाया करते थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बार ओवरग्राउंड वर्कर खुद ही गैर कश्मीरी मजदूरों को हमले के लिए चुन रहे हैं और फिर खुद ही हमलों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इस तरह की सूचना मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट पर है और हमलावरों की पहचान करने में जुटे हैं। गुजरात के सूरत से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक 5 मंजिला फैक्ट्री में आग लगने से 2 कामगारों की मौत हो गई, जबकि उसमें फंसे 100 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया। लेकिन राहत और बचाव दल के लिए यह काम आसान नहीं रहा। इसके लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद ली गई। सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग धधकती फैक्ट्री की छत से मदद मांगते दिखे। इसके बाद सावधानी बरतते हुए उन लोगों तक हाइड्रोलिक लिफ्ट पहुंचाई गई और फिर एक एक कर उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना खतरनाक था कि थोड़ी सी गलती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर से लपटें उठ रही थी और उसके चारों तरफ धुएं का कब्जा था। इस हादसे की सामने आई एक दूसरी तस्वीर में फैक्ट्री के 2 कर्मचारी आग में झुलसे हुए अपने एक साथी को उठाकर एम्बुलेंस की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। वहीं दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर काबू पाने के लिए काफी देर तक पानी की बौछार करते रहे। रिस्की था, लेकिन ऊपर से जो फंसे लोग थे उनको बचा लिया गया है। बाकी का अभी पूरा फायर फाइटिंग कंट्रोल में है। बताया गया कि हादसे के वक्त करीब 125 लोग उस फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे। इसलिए आग बुझाने के बाद दमकल विभाग के कुछ लोग उसके अंदर दाखिल हुए ताकि अगर कोई फंसा हो तो उसे बाहर निकाला जा सके। इस हादसे में फैक्ट्री के कई कर्मचारी जख्मी भी हो गए। सौभाग्य की बात है कि फैक्ट्री में प्लास्टिक और गत्ते से पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली चीजें बनती थीं जो आग में ईंधन का काम करते हैं और इसी वजह से फैक्ट्री की निचले हिस्से में लगी आग इतनी तेजी से भड़की कि दूसरी से 5वीं मंजिल पर काम कर रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, जिनमें 2 मजदूरों ने बदहवासी में फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिनकी मौत हो गई।
जबकि 100 से ज्यादा लोगों को दमकल कर्मियों ने बचा लिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दोपहर करीब 12 बजे जिला कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर भूपेंद्र प्रताप सिंह नाम के एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी वकील को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन जैसे ही हत्याकांड की खबर फैली, कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी दल बल के साथ कोर्ट पहुंच गए। वारदात से हर कोई सकते में नजर आया और मौके पर मौजूद हैरान परेशान वकील पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग करते दिखे। बताया गया कि कोर्ट बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर बने रिकॉर्ड रूम में वकील भूपेंद्र सिंह किसी काम से गए थे। वहीं एक वकील ने उन्हें गोली मार दी और मौके पर ही तमंचा छोड़कर फरार हो गया। फायरिंग की आवाज सुनकर कई वकील रिकॉर्ड रूम की तरफ भागे, लेकिन वहां उन्हें फर्श पर गिरे भूपेंद्र प्रताप सिंह के अलावा कोई नहीं मिला। इस गोलीकांड के बाद वहां काम करने वाले हाई सिक्योरिटी जोन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते दिखे। तमंचा वगैरह कैसे आ गया हाई सिक्योरिटी जोन में अंदर? अपने साथी की मौत से कोर्ट परिसर में मौजूद वकील हैरान तो दिखे ही, नाराज भी नजर आए। तो वहीं वकीलों के गुस्से को देखते हुए इस वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच फौरन शुरू कर दी और फोरेंसिक टीम सुराग ढूंढने के काम में जुट गई। लेकिन पुलिस वालों को उस वक्त वकीलों के गुस्से का सामना करना पड़ा जब वो शव को एक चादर में उठाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाने के लिए कोर्ट की बिल्डिंग से उतरे। वकीलों के गुस्से को देखते हुए कोर्ट परिसर छावनी में बदल गया। हालांकि पुलिस सुरक्षा में चूक के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की बात तो करती दिखी, साथ ही उसने वकीलों की जांच नहीं होने की वजह से इस घटना का शक जताया। देखना पड़ेगा कि कैसे ये घटना आया है, क्या है। यदि कोई इसमें चूक हुई होगी तो बिल्कुल कार्रवाई उसमें। वकीलों के गुस्से के बीच ही पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले गई। सौभाग्य की बात है कि शाहजहांपुर में वकील की हत्या की वजह निजी दुश्मनी बताई जा रही है, क्योंकि जिस आरोपी वकील को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसी के मकान में मारा गया वकील पहले किराएदार था और बताया जा रहा है कि मकान के किराए का ही कोई विवाद था। लेकिन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आरोपी वकील तमंचा लेकर कैसे पहुंचा, इस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए, जिसे पुलिस अधिकारियों ने भी सुरक्षा में चूक माना और कोर्ट की सुरक्षा में तैनात 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। अपने 5 साथियों की शहादत का बदला लेने के लिए खराब मौसम के बावजूद जम्मू के पुंछ में 8वें दिन भी सुरक्षा बल के जवान घने जंगलों में डटे दिखे। बताया गया कि जहां आतंकी छुपे हैं उस इलाके को जवानों ने हर तरफ से घेर लिया और पैनी नजर के साथ ही AK-47 के ट्रिगर पर उंगलियां रख आतंकियों के खात्मे के लिए उनकी एक आहट मिलने का मुस्तैदी से इंतजार करते दिखे। बीते सोमवार को डेरा की गली में सेना की टुकड़ी पर हमले के बाद आतंकी जान बचाने के लिए इसी घने जंगल में छुप गए थे। आप देख सकते हैं घना जंगल है, इस जंगल के भीतर आतंकियों के साथ मुठभेड़ अभी शुरू हुई है। एक तरफ घने जंगल में रह रहकर फायरिंग होती रही और बाहर निकलने के सारे रास्ते सील कर दिए गए, तो दूसरी तरफ पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर भी चौकसी बढ़ा दी गई। सेना और पुलिस के जवान सड़क के किनारे मौजूद दुकानों, ठेलों और कूड़ेदानों तक की तलाशी डिटेक्टर की मदद से करते नजर आए। इस बीच सेना प्रमुख नरवणे भी कश्मीर पहुंच गए, जहां वो LOC का भी दौरा करेंगे। सौभाग्य की बात है कि पुंछ और राजौरी के बीच के इलाके में बीते 8 दिन से आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी है और इतने लंबे समय तक भारत की सेना और अर्धसैनिक बल का मुकाबला मामूली आतंकी नहीं कर सकते। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान की सेना के कमांडो भी पुंछ के जंगलों में हो सकते हैं, जिनको भारत की सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने घेर लिया है, जिन तक राशन पहुंचाने के शक में एक महिला समेत 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कंप्यूटर बाबा की कार में जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया यह हादसा तब हुआ जब कंप्यूटर बाबा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की एक सभा में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस घटना की CCTV फुटेज भी सामने आई, जिसमें वहां की एक सड़क से गुजर रही कंप्यूटर बाबा की गाड़ी को सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इसके बाद वो ट्रक एक पेड़ से टकरा गया। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े और कंप्यूटर बाबा को उनकी गाड़ी से बाहर निकाला। इस हादसे में उन्हें मामूली चोटें आईं, लेकिन उनकी कार के अगले हिस्से के परखचे उड़ गए। उत्तराखंड में शुरू हुई जोरदार बारिश के बीच कई जगहों पर पहाड़ खिसकने से रास्ते बंद हो गए। एक दिन पहले ही मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी, जो अगले दिन सही साबित हुई। राज्य के पौड़ी से पहाड़ खिसकने का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि बारिश के बीच पहाड़ का मलबा अचानक सड़क पर आ गया और इस वजह से वहां ट्रैफिक रोकना पड़ा। पहाड़ से पत्थरों के गिरने की रफ्तार जब थोड़ी कम पड़ी तो वहां मौजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार करते दिखाई दिए।
मौसम के इस बिगड़े मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। आने जाने का लोग कर रहे हैं प्रयास, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो बहुत ज्यादा सावधानी के साथ ही उस पर्टिकुलर 2-3 किलोमीटर की स्ट्रेच में अपना आवागमन करें। कमोबेश ऐसी ही तस्वीर नैनीताल से सामने आई। वहां बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा नेशनल हाईवे 87 पर आ गया, जिसमें एक कार और एक ट्रक फंस गए। इन गाड़ियों में सवार लोग वक्त रहते बाहर निकलने में कामयाब रहे। राज्य में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ खिसकने की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने सभी जिलों के डीएम को अलर्ट कर दिया ताकि हालात बिगड़ने पर लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। इस बारिश की वजह से राज्य की सभी छोटी बड़ी नदियां और पहाड़ी नाले उफान पर आ गए, जिनके पानी ने लोगों को डराना शुरू कर दिया, जिसकी एक तस्वीर कोटद्वार से सामने आई। वहां पहाड़ी नाले के उफान पर आने से नेशनल हाईवे 534 पर ट्रैफिक को रोक दिया गया, जिसके बाद उस सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। जबकि रात में इसी जगह पर सैलाब के साथ बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गए, जिन्हें हटाने के लिए प्रशासन को खुदाई करने वाली मशीन को काम पर लगाना पड़ा। तब जाकर वहां ट्रैफिक बहाल हो पाया। हमारी 2 मशीनें 24 घंटे तैनात है। ट्रैफिक को रोक कर हम लोग ट्रैफिक में निकाल रहे हैं। उधर चंपावत जिले में भी लगातार बारिश से नदियों का रौद्र रूप नजर आया, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदियों और नालों से दूर रहने की हिदायत दी। धार्मिक यात्रा यहाँ पर पूर्णागिरी और रीठा साहिब के लिए लोग श्रद्धालु करते थे, उसको भी प्रशासन ने एहतियातन बंद कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तराखंड में बारिश का ये दौर अभी 2-3 दिन और जारी रह सकता है, जिसे देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने बारिश से बने हालात की जानकारी सभी जिलों के डीएम से ली और उन्हें जरूरी निर्देश दिए, जिनके तहत राज्य के कुछ जिलों में 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया, क्योंकि जो श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में फंसे हुए हैं उन्हें अभी 2 दिन वहीं रुकने के लिए कहा गया और लोगों से भी बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों की फौरन मदद की जा सके। प्रत्येक जिलाधिकारियों को पैसे भी अवमुक्त कर दिए गए हैं कि कहीं भी अगर जेसीबी लगानी हो, कहीं गाड़ी की व्यवस्था करनी हो, कहीं एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी हो, 2-2 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी कर रखी है। सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड में भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट 3 दिन के लिए जारी हुआ था, जिसमें दूसरे दिन तक पानी से ज्यादा तबाही पहाड़ों की मिट्टी खिसकने की घटनाओं से मची और अभी अगले 24 घंटों तक वहां राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं, क्योंकि अभी उत्तराखंड में आफत बरसने का ऑरेंज अलर्ट यानी मुसीबत की मार झेलने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए भारत से मदद मांगी। News18.com की रिपोर्ट है कि श्रीलंका ने भारत से तेल खरीदने के लिए $50 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 3700 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा है। जल्द ही भारत और श्रीलंका के ऊर्जा सचिव इस लोन के लिए एक समझौते पर दस्तखत कर सकते हैं। भारत की तरह श्रीलंका भी अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से आयात करता है, लेकिन दुनिया भर में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपए की गिरावट ने श्रीलंका की कमर तोड़ दी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल के शुरुआती 7 महीनों में ही उसका तेल पर खर्च करीब 42% तक बढ़ गया, जिसका सीधा असर श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि तेल खरीदने के लिए भी उसे भारत से कर्ज मांगना पड़ा। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने कोरोना वैक्सीनेशन पर नई मुहिम शुरू की। वहां जिन हाउसिंग सोसाइटी में हर किसी को वैक्सीन लग चुकी है, उनके लिए एक खास तरह का सर्टिफिकेट जारी किया गया, जिसमें उस हाउसिंग सोसाइटी के कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित होने की जानकारी दी गई। इसके लिए पहले ऐसी हाउसिंग सोसाइटी की पहचान की गई, फिर बीएमसी की टीम पहुंची और वहां रहने वाले लोगों का सम्मान किया। इमारत के बाहर एक खास तरह का स्टिकर भी चिपकाया गया। बीएमसी इस बिल्डिंग में पहुंची है क्योंकि ये वही बिल्डिंग है जहां के सारे लोग जो है वो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड है। बताया गया कि भले ही कोरोना के फैलने की रफ्तार घटी हो, लेकिन त्योहारी सीजन होने की वजह से बीएमसी कोई खतरा नहीं उठाना चाहता। डरने की बात नहीं, लेकिन संभालना जरूरी है। वैक्सीनेशन की इस मुहिम के तहत अब तक कई इमारतों में ऐसे स्टिकर लगाए जा चुके हैं। सौभाग्य की बात है कि मुंबई में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 100% वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट लगाया जा रहा है, उसमें एक QR कोड भी है, जिसको मोबाइल फोन से स्कैन करने पर यह भी पता लग जाता है कि इलाके में वैक्सीनेशन सेंटर कहां खुले, ताकि आसपास रहने वालों को वैक्सीन लगवाने के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। खबर है कि चीन ने चोरी छिपे करीब 2 महीने पहले परमाणु बम दागने वाली एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था जिसने दुनिया में तबाही लाने की उसकी साजिश से पर्दा उठा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कोई आम हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं थी। बताया गया कि अगस्त में चीन की सेना ने जिस खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया, वो पहले अंतरिक्ष में गई, वहां उसने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया
और फिर वो अपने निशाने की तरफ बढ़ी। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल की इसी ताकत ने अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को सकते में डाल दिया। अमेरिका और रूस के अलावा करीब आधा दर्जन देश हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल बेहद घातक हथियार होती है। वो आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना से ज्यादा तेज उड़ सकती है, मतलब करीब 6200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, और इतनी तेज रफ्तार से उड़ते हुए ये हवा में अपनी चाल भी बदल सकती है। इसी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को गच्चा दे देती है, वो इसे भेद ही नहीं पाते। लेकिन इस ताकत के साथ ही चीन की मिसाइल ने पृथ्वी के चक्कर तक लगाए और इस स्पेस टेक्नोलॉजी की वजह से उसने खलबली मचा दी। हालांकि ये टेस्ट फेल रहा, क्योंकि चीन की मिसाइल अपने टारगेट को भेद ही नहीं पाई।